पढ़ाई आराम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अब लेक्चर्स घट गए हैं ना, मतलब 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। पहले 1 घंटे 45 मिनट की होती थी। हालांकि लेक्चर्स बढ़े हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, बाइक वगैरह का अपने ख्याल रखिए आप लोग। GMD4 आइए पढ़ते हैं हम लोग। मेरे को तो लगता है इसमें GMD4 के बच्चे अब बच्चे भी नहीं हैं, ज़्यादातर GMD5 वाले हैं। GMD4 के बच्चे मेरे को लग रहा है कम ही बोलते हैं GMD4 वाले। यस सर। ठीक है ठीक है। यस देखिए, सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म कर लिया है। आज जो है हम लोग, अगर मैं बताऊं आपको, मैं देख लेता हूं मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की नंबरिंग क्या दी थी। 6 नंबर नंबरिंग दिया था। आज आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, तो सातवां पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रुक जाइए। सातवां पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले जानिए कि छोटा होता है लेकिन वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में। शॉर्टर बट वाइडर, छोटा होता है, लेंथ छोटी होती है, बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये थोड़ा वाइडर होता है। अगर मैं दूसरी बात बताऊं इसमें कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, फिगर भी बना के दिखाते हैं, आप चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहला पार्ट है सेइकम, फिगर पे ही हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। दूसरा है कोलॉन। सर। हाँ, सर आपने अभी स्टार्ट की क्लास? अभी जस्ट स्टार्ट किया है, लिखना ओके शुरू सर। ही किए हैं। और चौथा पार्ट है एनल कनाल, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है, अभी तो लिख ही रहे हैं। एनल कनाल, ये 4 पार्ट हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। देखिए, ये है आपका सेइकम, ध्यान दीजिएगा। चलिए, थोड़ा छोटा सेइकम बनाते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ये सेइकम है, आपको पता है इसे सीकम में मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपका इलियम आके खुलता है। दिस इज दिस इज इलियम। अच्छा, इस वॉल्व का नाम बताइए, ये जो वॉल्व आपको नजर आ रहा है, इलियोसिकल वॉल्व। बड़े ध्यान से समझिएगा, इलियोसिकल वॉल, बहुत अच्छे। अच्छा, इसी सेकम से एक आउट पाउच लगा होता है, छोटा सा फिंगर जैसा होता है, छोटे से कीड़े जैसा होता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि कीड़े जैसा होता है, इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा वर्मी कॉम्पोस्ट, ऐसा खाद जिसमें कीड़ा यूज होता हो। तो वर्मी का मतलब ही होता है वर्म सेप, एक्चुअली ये कीड़े जैसा होता है। सेप इसकी कीड़े जैसी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो पहला हिस्सा है, दिस इज सेकम। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, सेकम। इसके बाद शुरू हो जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसके बाद शुरू हो जाता है आपका कोलॉन। देखिएगा, एक कोलॉन ऐसे जो ऊपर चढ़ रहा है, इस कोलॉन को हम लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, असेंडिंग कोलॉन। एसेंडिंग। कोलॉन के 4 हिस्से होते हैं। असेंडिंग कोलॉन के बाद अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो कोलॉन आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, इस कोलॉन को हम लोग कहते हैं ट्रांस वर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद अगर आगे बढ़िएगा आप, ऐसे अगर आगे बढ़िएगा, तो ये कोलॉन नीचे उतरता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कोलॉन नीचे उतरता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। सब कुछ फिगर में ही कोलॉन के बारे में समझेंगे। अच्छा, डिसेंडिंग कोलॉन की खासियत ये है कि एक जगह पे वो थोड़ा सा घूमता है, और फिर जाके ऐसे ये घूमता है, ध्यान दीजिएगा, और फिर जाके एक पाउच में, बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर जाके एक पाउच में खुलता है। ये पाउच आगे बढ़ जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस पाउच को हम लोग कहते हैं रेक्टम। इस पाउच को कहते हैं रेक्टम। इस ओपनिंग को, इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं एनल कैनाल। और एनल कनाल फाइनली ये ओपनिंग से जाके बाहर खुलता है, इसको कहते हैं एनस। ये हल्का सा जो घूमा हुआ हिस्सा है, ये जो हल्का सा घूमा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं सेगमोइड कोलॉन।
एस शेप्ड कोलॉन है, थोड़ा सा घूमा हुआ है, इसको सेगमोइड कोलॉन कहते हैं। कह रहे ठीक है सर, ये भी समझ गए। आपके रेक्टम में, सॉरी आपके एनल कनाल में दो स्पिंचर्स पाए जाते हैं। जो वर्ड है उसमें एस आई होता है, एस ई होता है। आई एस ई एस ई होता है सेगमा, सेगमोइड स्पेलिंग ठीक है, ठीक है सेगमोइड का स्पेलिंग यहाँ देखिए। अब सीन है और स्पेलिंग को लेके क्यों परेशान हो, स्पेलिंग के लिए भी कभी कहीं परेशान हुआ जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। इसी को पेल्विक कोलॉन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है पेल्विक कोलॉन। इधर देखिए ध्यान से, इसमें आपके एनल कनाल रीजन में अगर मैं बताऊं, जरा सा फिगर को जूम करते हैं और देखते हैं, आप देख पा रहे होगे इस एनल कनाल रीजन में मैंने दो स्पिंचर बना के रखे हैं, एक वाइट कलर का, एक येलो कलर का। जो वाइट वाला है वो इंटरनल स्पिंचर कहलाता है, वाइट वाला जो है वो इंटरनल स्पिंचर कहलाता है, येलो वाला एक्सटर्नल स्पिंचर कहलाता है। कुछ बेसिक चीजें अभी बता रहे हैं। ऐसे कह रहा है सर, इंटरनल स्पिंचर हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, जबकि येलो वाला आपकी मर्जी से खुलता बंद होता है, ये वॉलेंट्री स्पिंचर होता है। बात हो गया खत्म। कह रहे हैं सर अब आ जाओ जरा पार्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इन पार्ट्स के बारे में, चलिए आपको थोड़ा सा इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर मैं सेइकम की बात करूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो सेइकम की बात करें तो सेइकम के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, यहीं पे समझा देते हैं। सेइकम ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होता है, ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होता है, और छोटा सा ब्लाइंड सैक है, इसमें इसमें कई बार ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। इसके बारे में जानिए, रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होता है। अच्छा अगर अपेंडिक्स की बात करें तो ये फिंगर जैसा पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। थोड़ा और डिटेल में अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आते हैं कोलॉन में। जब कोलॉन में आइएगा तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर कोलॉन की बात कीजिएगा तो ये लार्जेस्ट पार्ट है, इससे बड़ा कोई पार्ट नहीं है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इससे बड़ा कोई पार्ट नहीं है। अच्छा कोलॉन में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि कोलॉन की वॉल में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये कुछ नजर आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा क्या है तो ध्यान से समझिएगा, ये हॉस्ट्रा है सैक लाइक स्ट्रक्चर। हॉस्ट्रा सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कह रहा है सर ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर बना क्यों है, क्यों बना है, ये दीवार सीधा क्यों नहीं है, ऐसे सैक जैसा क्यों बना हुआ है। तो कह रहा है इसका कुछ कारण है। कारण ये है कि घर में आप कभी नोटिस किए होंगे कि घर में पर्दा लगा होता है, कर्टेन्स लगा होता है, पर्दे की जो पाइप होती है वो ऐसे होती है, पाइप छोटा सा पाइप होता है। इस पाइप में जब आप बड़े पर्दे को फिट करते हो, बड़े ध्यान से समझना, इस पाइप में जब आप बड़े से पर्दे को फिट करते हो तो आप नोटिस करते हो कि पर्दे में भी बीच में फोल्डिंग आती है। देखे हो कभी बीच में उसमें फोल्डिंग नजर आता है, यस ऐसा सर। कभी नोटिस किए हैं? यस ऐसा सर। क्यों होता है? आपका पर्दा जो है, कर्टेन्स जो है वो होता है बड़ा, पाइप होता है छोटा। अब छोटे पाइप में अगर बड़े पर्दे को सेट करना है तो बीच में उस फोल्डिंग तो बनेगा ही बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। कह रहा है सर यहाँ पे भी फोल्डिंग बना हुआ है, इसका ना रीजन बताओ। इधर देखिए यहाँ पे जो फोल्डिंग बना हुआ है, हॉस्ट्रा बना हुआ है, इसका रीजन क्या है? कह रहा है रीजन, जब आप कोलॉन के वॉल में जाते हैं, कोलॉन के वॉल में, तो बीचों बीच तीन मसल्स पाए जाते हैं। बड़े ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोलॉन के वॉल में बीचों बीच तीन मसल्स पाए जाते हैं, और ये तीन मसल के जो कॉर्ड्स होते हैं ऐसे कोलॉन के वॉल में फैले होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये जो मसल के कॉर्ड्स होते हैं जो कोलॉन के वॉल में पाए जाते हैं, थ्रू आउट द कोलॉन पाए जाते हैं, इन मस्क्यूलर कॉर्ड्स को हम लोग कहते हैं टीनिया कोलाई। ये है, फिगर को बड़ा करते हैं, ये है टीनिया कोलाई। क्या है टीनिया कोलाई? तो टीनिया कोलाई है तीन मस्क्यूलर कॉर्ड्स, और इस ये शॉर्टर लेंथ होता है ड्यू टू इट्स शॉर्टर लेंथ, इसके शॉर्टर लेंथ की वजह से वॉल ऑफ कोलॉन हैज
कोलॉन के वॉल में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? हॉर्स्ट्रा देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा एक चीज समझिए, पूरे एलिमेंट्री कनाल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेरोसा होती है। कोलॉन के सेरोसा पे आप नोटिस करोगे कि जगह जगह पे आउटर मोस्ट कवरिंग पे, जैसे ये कोलॉन है, ट्यूब है, बाहर जगह जगह पे कुछ फैट फिल्ड पाउचेस भरे हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे कोलॉन पे ये जगह जगह फैट फिल्ड पाउचेस लटके हुए होते हैं। इन फैट फिल्ड पाउचेस को जो कोलॉन के सेरोसा पे पाए जाते हैं, एम्स पूछा है, हम लोग कहते हैं इपीप्लोइक अपेंडेज कहते हैं। इपीप्लोइक अपेंडेज क्या है? तो बड़े ध्यान से समझिएगा, फैट फिल्ड पाउचेस ऑन फैट filled pouch on wall of colon। तो ध्यान रखिएगा, वॉल मतलब सिरोसा, कोलोन के सिरोसा पे कुछ चर्बी भरे हुए फैट के पाउच पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इपीप्लोइक अपेंडेज कहते हैं। एम्स पूछा है। मैं उम्मीद करूं कि आपको ये बात समझ में आ गया, बोलिए तो। यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपेंडिक्स के बारे में, अब हो गया कोलॉन पार्ट्स के बारे में इतना ही था। अभी और थोड़ा बहुत अगर जानना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, इतना काफी है पार्ट के बारे में। जरा आते हैं अपेंडिक्स के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि सर जरा अपेंडिक्स के बारे में आप बताइए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ऐसे बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल, ठीक है। और आपको पता ही है यहाँ की जो लेयर होती है, इसको आप लोग पेरिटोनियम कहते हो, पेरिटोनियम कहते हो इपिथेलियम को। ये आपका इधर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह 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 ऐसे, ठीक है। इधर आ जाइए, लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं। ये सबसे पहला सेकम, ये अपेंडिक्स, ठीक, ये सेकम, ये अपेंडिक्स, दिस इज अपेंडिक्स। कह रहा है सर एक बात जानते हैं? तो बोलिएगा क्या? तो होता क्या है ना सर, जैसे मान लीजिए ये सीकम है, ये कोलॉन है, ये कोलॉन है, ठीक, और ये सीकम है सर। सीकम में जो खाना आता है सर, वो अनडाइजेस्टेड फूड आता है। कैसा फूड आता है बोलिए तो? अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड। अच्छा, ये अनडाइजेस्टेड फूड कई बार आपके इस कहाँ पे चला जाता है? अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में जाता है तो अपेंडिक्स में ये खाना सड़ता है, और सड़ने की वजह से अपेंडिक्स में पस बन जाता है, और ये अपेंडिक्स को सूजा देता है, फुला देता है, इन्फ्लामेशन करवाता है। इस घटना को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो आपके अपेंडिक्स का साइज बढ़ जाएगा और आपको सूजन महसूस होगा, राइट में सबसे नीचे की तरफ। कह रहे ठीक है सर, सूजन हो गया। अब कई बार ये अपेंडिक्स जो है फट जाता है। फट जाने की वजह से इसमें भरा होता है पस और फीकल मैटर। अब फट गया तो वो पस और फीकल मैटर बाहर स्पिल करता है। यहां पे आपकी बॉडी कैविटी में, ये आपका बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी है, इसमें स्पिल कर जाता है, फैल जाता है। और बॉडी कैविटी में ये जो पेरिटोनियम की लाइनिंग है, जो इपिथेलियम है, इसमें भी इंफेक्शन कर देता है। और इस कहानी को हम लोग कहते हैं पेरिटोनाइटिस। मैंने पहले ही बताया है, कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग उसमें, थैंक यू, उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? आइटिस लगा देते हैं, वो इन्फ्लामेशन होता है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. अच्छा, यस अगर सर। अगर 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 ये अगर ये आपकी आपकी पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हो सकता है इट कैन कॉज डेथ। तो दिस इज द सीन ऑफ अपेंडिक्स। मैं उम्मीद करूं कि अपेंडिक्स के बारे में आप समझ गए हैं। Yes, यस यस सर। सर। ऐसे पढ़ना नहीं है, सुन लीजिए, जान लीजिए, अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? ऐसे सिलेबस में नहीं है, ये सब चीज फालतू की चीजें हैं, ठीक है? समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सर अच्छा, इसको हम खाना तो हमेशा ही खाते हैं, तो फिर ऐसे सबको होना चाहिए ना अपेंडिक्स? मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम ये डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार इसके डाइजेशन में अगर दिक्कत आती है, फीकल मैटर ज्यादा टाइम तक उसमें रह जाता है, तो चांसेस रहते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? मोस्ट ऑफ द टाइम यस ऐसा सर। नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर रह जाते हैं तो ऐसा होता है। ऑलरेडी वहां पे डाइजेस्टेड फूड ही आता है, तो अगर अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, नहीं पच रहा है, वहां जाके सड़ रहा है, तब। ओके सर। इधर आइए। अच्छा, अभी तो है, ठीक है। एक और चीज समझाए थे जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मिटा दें, लिखने की जरूरत इसको नहीं है। अपेंडिसाइटिस को मिटा दें। यस सर।
यस सर। या रहने देते हैं, चलो नोट्स में रहेगा, लिखिएगा नहीं इसको, ये रफ है, चलो ऐसे लिख देते हैं कि ये रफ है। ठीक, ये रफ है ताकि तुमको समझ में आ जाए। आइटिस लगा है तो यूनिवर्सली मैंने समझा रखा है इन्फ्लामेशन। अब इधर आ जाओ, जैसे मान लो ये रेक्टम है तुम्हारा, जैसे मान लो ये रेक्टम है और ये एनल कनाल है। ठीक, ये एनस है तुम्हारा, दिस इज एनस, दिस इज रेक्टम। कह रहा है सर रेक्टम है तो रेक्टम की दीवाल होगी, जैसे मान लीजिए ये रेक्टम का दीवाल है, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ही रेक्टम का, तो मान लीजिए ये रेक्टम का वॉल है। कहीं पे भी आपकी बॉडी पार्ट है तो ब्लड वेसल, जैसे इसकी थिकनेस में ब्लड वेसल होता है सब म्यूकोसा में, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वेन है, सपोज कीजिए कोई वेन है ऐसे आपके रेक्टम में, इधर वेन्स पाए जाते हैं, आर्टरीज भी पाए जाते हैं, वेन्स भी पाए जाते हैं। तो ये वेन जो रेक्टम में पाया गया है, मान लीजिए इसको कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, रेक्टल वेन्स। क्या कह रहे हैं, रेक्टल वेन। या ये एनस रीजन में भी, ऐसे एनल कनाल रीजन में भी गए हैं, मान लीजिए ये ऐसे एनल कनाल रीजन में भी गए हैं। कह रहे सर बड़े ध्यान से समझिएगा, कई बार अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, और आप घंटों बैठ के जाके टॉयलेट में बैठ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, ये रेक्टल वेन के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं, और वॉल्व डैमेज होने की वजह से ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे ये रेक्टम का वॉल था, बड़े ध्यान से समझिएगा, हम समझाते हैं इसको, वॉल्व का मतलब क्या होता है वो भी समझाते हैं। और अगर उसका वॉल्व डैमेज हो गया है उस वेन का, तो होगा क्या, वो वेन फूल जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए ये वेन था, ऐसे सीधा पाइप था, लेकिन अगर उसका वॉल्व डैमेज होता है तो वो फूल जाता है जगह जगह पे, ऐसे ऐसे ये फूल जाता है। ऐसे अगर फूल जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन कहते हैं। और जब अंदर से फूलता है तो रेक्टम के वॉल में भी इस तरह से छोटे छोटे स्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेन था, ऐसे ये फूला फूला, तो अंदर से भी मसल्स फूल, उसके जो वॉल होगी वो भी फूलेगा, तो इस तरह से मसल के लंप्स बाहर नजर आएंगे, ये नजर आएंगे ऐसे लंप्स। इन्हीं लंप्स को हम लोग कहते हैं हेमोरोइड्स। इन्हीं को हम लोग बहुत फेमस नाम से जानते हैं, पाइल्स के नाम से जानते हैं, जिसको आप बवासीर कहते हो। अगर अगर ये एनस रीजन में हो गए तो कई बार एनस रीजन में भी इस तरह के लंप्स बाहर आ जाते हैं, और इसको भी हम लोग हेमोरॉइड्स कहते हैं। शुरुआत बाहर से ही होती है, एक्सटर्नली होती है, उसको फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहते हैं। धीरे धीरे अगर अंदर भी बनने शुरू होते हैं तो उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के पाइल्स कहे जाते हैं। गेरा सर ये वेरिकोज वेन का मतलब नहीं समझ में आया। सुनो, जैसे मान लो यहां तुम्हारा दिल है, इसने ब्लड को पंप किया, एक पंप कर रहा है, पंप कर रहा है तो ब्लड ऊपर भी चला जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। मान लो टिप ऑफ द टो पे चला गया, जैसे मान लो कि तुम्हारे टिप ऑफ द टो पे चला गया, जैसे मान लो ये पैर है तुम्हारा, ठीक, ये। अब मान लो यहां से ब्लड जब रिटर्न करेगा और ऊपर चढ़ेगा, जब ब्लड यहां से रिटर्न करके ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो नीचे कौन सा आपका दिल है कि ब्लड को पंप कर देगा और ऊपर चला आएगा? दिल नहीं है नीचे। दूसरी बात, ब्लड को नीचे से ऊपर आना है, ग्रेविटी भी खींच रहा है, तो ब्लड तो नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल्स पे काम कर रहा है। अब ब्लड नीचे ना गिरे इसके लिए आपके वेन्स में और साथ साथ लिम्फ वेसल में भी, जैसे मान लीजिए ये वेन है, जैसे ये मान लीजिए वेन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये वेन है, इस वेन में इस तरह के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वॉल्व्स पाए जाते हैं। अभी ये वॉल्व क्लोज्ड है, अभी ये वॉल्व क्लोज्ड है, नीचे वाला वॉल्व ओपन है। होता क्या है, नीचे से ब्लड ऊपर जाता है, ऊपर जाता है ब्लड यहां भरता है, जब ब्लड भर के नीचे गिरने की कोशिश करता है तब तक ये जो है अगले फिगर में देखिएगा, आपको अगले फिगर में समझ में आ जाएगा। ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं, नीचे वाले वॉल्व्स जो होंगे, जब ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे वाले बंद हो जाएंगे, ये क्लोज हो गए, ये वॉल्व्स क्लोज हो गए। और अब ऊपर वाले खुल जाएंगे, ऊपर वाले खुल जाएंगे तो फिर ब्लड यहां से ऊपर जाएगा। इस तरह से ब्लड शिफ्ट बाय शिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और उसकी ग्रेविटेशनल पुल की असर नहीं पड़ती है, आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर।
ये वॉल्व आपके लिम्फ में पढ़ाएंगे आगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। अब कई बार क्या होता है, मान लो ये ब्रेक कर गया वॉल्व, मान लो ये टूट गया। कैसे टूट गया? तो मान लो तुम मजदूर हो, लेबर हो, लेबर का पैर वगैरह बहुत काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है, उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। अगर टूट जाता है, अगर टूट जाता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। यहाँ पे जैसे ये ब्लड वेसल था, अगर ये टूट गया वॉल्व, अगर ये वॉल्व टूट गया, अगर वो वॉल्व टूट गया तो होगा क्या, होगा क्या, वहां पे ब्लड अभी ऊपर तो है ही नहीं वॉल्व, तो अब ब्लड इकट्ठा होना शुरू होता है। ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है तो वहां का वेन थोड़ा सा फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है। आप इसी को कहते हैं वेरिकोसिटी, इसी को कहते हैं वेरिकोज वेन या वेरिकोसिटी। आप देखोगे मजदूर के जो पैर होते हैं जनरली, लेबर वगैरह के, उनके पैरों की नसें जो हैं, ब्लड वेसल जो है, वेन्स जो हैं, जो नीले कलर के होते हैं, थोड़े फूले फूले नजर आते हैं, जबकि आपका पैर एकदम स्मूथ नजर आता होगा। या जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, ऐसा देखे हैं? बोलो। यस सर। Yes, sir. नो और सर। इस तरह के वेन्स अगर आपके एनल रीजन में, और अगर आपके यहाँ पे बेसिकली रेक्टल वेन्स में नजर आएंगे, तो यही वेन्स क्या, इसकी वजह से क्या होता है जरा बताइए। तो पाइल्स होता है। पाइल्स क्यों होता है? लगातार कब्ज की शिकायत की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से घंटों वॉशरूम में बैठ रहे हैं, तो पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। क्लियर है ये पाइल्स? यस Yes, sir. सर। ठीक है। यस अगर सर। अगर अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट, अब एक सेकंड हम अटेंडेंस भेज देते हैं जरा। अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट ना कराया जाए, अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट ना कराया जाए, इफ अनट्रीटेड, इफ अनट्रीटेड, तो ये धीरे धीरे उसमें पस भर जाता है, और पस भरने की वजह से, घाव है भाई वो, पस भरने की वजह से धीरे धीरे उसकी कंडीशन और खराब हो जाती है। वो कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला में। फिस्टुला और भी ज्यादा सीरियस कंडीशन होता है। शुरुआती टाइम में, क्योंकि ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोग नहीं बताना पसंद करते हैं, वैसे ही लोग इनके बारे में भी बताना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में डायग्नोज किया जाए तो बिना किसी हार्म के पेशेंट आसानी से ठीक हो जाता है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो पाइल्स स्पाइसी फूड खाने से भी होता है? स्पाइसी फूड खाने से, ऐसे फूड्स जो आपके बाउल मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं, उनकी वजह से होता है। जब पाइल्स हो जाए तब स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। पाइल्स हो जाने पे, ऐसे स्पाइसी फूड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो क्योंकि वो रीजन थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लामेशन, जैसे कहीं पे तुमको घाव हुआ है हाथ पे ही, मान लीजिए आप लोगों को कहीं पे घाव हुआ है, और उस पे हल्का सा नमक मिर्च लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। जस्ट लाइक दैट, अगर एनल रीजन में अगर किसी को पाइल्स है और अगर वो इस तरह की फूड ले रहा है, जो जैसे मोमोज वगैरह हुआ, तो इस तरह के केसेस में दिक्कतें आती हैं। हाँ, आपको क्या करना चाहिए पाइल्स वगैरह से बचने के लिए? खूब सारा पानी पीजिए। जैसे देखिए मेरे मेरे रोजमर्रा में ही शामिल होता है, पर लेक्चर 1 लीटर पानी शामिल होता है, 4 से 5 लीटर। हाई फाइबर वाले फूड लीजिए, सैलड वगैरह खूब खाइए, तो इससे कभी पाइल्स का केस ही नहीं जनरेट होता है। चाहे आप कितना भी तेल मसाला वगैरह खाओ, लेकिन अगर खाने में खूब सारा सैलड वगैरह खा रहे हो, पानी वगैरह पी रहे हो, तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ा रेयर ही देखने को मिलता है ऐसे लोग जो खा भी रहे हैं बहुत अजीब सा खाना, ऊपर से क्या तो ठीक से मतलब उनका थोड़ा बहुत मूवमेंट भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है ताकि बाउल मूवमेंट हो, और ऊपर से मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं पाइल्स होने के कारण होते हैं। चलिए जरा हम अटेंडेंस भेज देते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक चाय भी आ गया है, चाय भी पी ही लेते हैं। तो ये इतना लफड़ा है ना यार, एक सेकंड रुको। एक सेकंड। और कोई समस्या और कोई डाउट?
पाइल्स वगैरह हो जाने पे एज अ डॉक्टर आपको ग्लव्स पहन के इस एनल रीजन में फिंगर्स से पाल्पिटेट करना पड़ता है, छू के चेक करना पड़ता है। उसको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। सिर्फ पाइल्स के ही केस में नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर में, ओवरी वगैरह में इन्फ्लामेशन अगर हो तो हर जगह पे एनल रीजन से ही फिंगर्स इंसर्ट करके और आपको पाल्पिटेट करके चेक करना होता है। देखो, आपको पूरा एलिमेंट्री कनाल पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग एलिमेंट्री कनाल से जुड़े हुए ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। सेकेंड फेज में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कनाल से जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स। चलिए, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आपको पता ही है कि आपको 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ने हैं। एक लीवर पढ़ना है, पैंक्रियाज पढ़ना है, और कौन पढ़ना है? लाइवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सलाइवरी ग्लैंड से ही। सलाइवरी ग्लैंड से ही शुरू करते हैं। रुको यार, चाय खत्म करने दो। रहता है। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं। देखो, सलाइवा जो है प्रोड्यूस होता है। सलाइवा की अगर मैं बात करूं तो उसको 3 जोड़े ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कह रहा है सर, सलाइवा जो हमारे माउथ में आप फील कर रहे हो उसको 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कहाँ होते हैं तीनों जोड़े सलाइवरी ग्लैंड? लेट्स सी, आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आप समझ जाइएगा। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है एंड हियर इज हिज आईब्रोज। ऐसे आप आईब्रोज वगैरह बना लीजिए, ठीक है। इधर देखिए, कह रहा है सर इस पर्सन का यहाँ कहीं कान होगा। मान लीजिए इस पर्सन का ये ईयर है, ठीक। कह रहा है सर आप ही जानते ही हो सर, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, अगर आपको पता है तो दिस इज ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी है। कह रहा है सर एक बात जानो सर, पहला जोड़ा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है इस पर्सन में, इसके कान के नीचे पाया जाता है। इसके कान के नीचे, जस्ट बिलो ईयर, ये कान के नीचे। इस फर्स्ट जोड़ा, दोनों कान के नीचे, इस फर्स्ट जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। हम लोग सब कुछ फिगर पे ही समझेंगे। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अगर मैं पैरोटिड के बारे में बताऊं, कह रहे ठीक है, ये सलाइवा बनाता है, और वो सलाइवा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो सलाइवा आपके ओरल कैविटी में जाके रिलीज होता है। लेकिन उसके लिए एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और इसके ट्यूब का, इसके डक्ट का नाम है स्टेनसंस डक्ट। ठीक है, स्टेनसंस डक्ट समझ में आया क्या है? यस इसका सर। कह रहा है सर ओरल कैविटी में हमारा टंग होता है। दिस इज योर टंग। मान लीजिए ये आपका टंग है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपका टंग है। कह रहा है सर एक बात जानते हैं सर, टंग के नीचे भी एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। जस्ट नीचे, टंग के नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड, एक जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, टंग को ही मैंने कहा था कि लिंगुआ कहते हैं। ब्रिटिश लिंगुआ, याद है, मैंने एग्जांपल भी दिया था। और टंग के नीचे होता है, इसलिए इसको कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुआ मतलब सब, मतलब नीचे, बिलो, और लिंगुआ मतलब टंग। अच्छा, ये ग्लैंड भी वाया डक्ट जाके ओरल कैविटी में खुलता है। इसके भी डक्ट का नाम आपको जानना है। इसके डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ राइविनस। कहिएगा सर हम क्यों याद रखे? क्योंकि एम्स पूछा, तीनों जोड़े सलाइवरी ग्लैंड का नाम दिया और उनके डक्ट दिया, और कहा कि मैच करके दिखाइए कि कौन किसका डक्ट है। अगला जो सलाइवरी ग्लैंड है आपका, वो आपके लोअर जॉ के एंगल पे पाया जाता है, और ये भी वाया डक्ट ही आपके ओरल कैविटी में खुलता है। इस तीसरे जोड़े सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, सब मैंडिब्यूलर, या फिर इसी को कहते हैं सब मैक्सिलरी। तो ये तीसरा ग्लैंड है, तीसरा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, और इसके डक्ट का नाम जानिए। इसके डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स
टंस डक्ट। ये तीनों, आप तीनों ग्लैंड का नाम याद रखिए। सलाइवा, तीनों सलाइवा ही बनाते हैं, और तीनों जो हैं सलाइवा ही बनाते हैं, और तीनों के डक्ट का नाम याद रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो तीनों जोड़े सलाइवरी ग्लैंड है, ये खाली जगह है, इस खाली जगह में नहीं पाए जाते हैं, इस इनसाइड द ओरल कैविटी नहीं पाए जाते हैं, आजू बाजू इधर उधर कहीं पाए जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? आर लोकेटेड, आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द ओरल कैविटी। अच्छा, भले ये ओरल कैविटी के बाहर होते हैं, लेकिन इनके सिक्रीशन सलाइवा कहां रिलीज होता है? ओरल कैविटी में। एज सच फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, बट देयर सिक्रीशन इज, एज इट इज फॉर्म में आएगा, बट देयर सिक्रीशन इज रिलीज्ड इन ओरल कैविटी। कह रहा है ठीक है, कुछ और नहीं बताओगे सर? तो बताते हैं। देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, उसके बारे में समझाते हैं आपको। एक बड़ा ही फेमस बीमारी है, उसका नाम है मम्प्स। देखो, मम्प्स नाम की बीमारी एक वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? तो एक वायरस है कॉज्ड बाय पैरा मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस से होता है। अच्छा, ये पैरामिक्सो वायरस क्या करता है? तो यहां तुम्हारे जस्ट कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड है, और उसी को ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड, छोटे बच्चों में स्पेशली इन्फेक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। और पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करके उसमें तेज सूजन, सूजन करवाता है, इन्फ्लामेशन कराता है और दर्द कराता है। तो छोटे बच्चे ना गाल पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके गाल में दर्द होता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग। अब कह रहा है सर, अगर ये हो गया है तो क्या करेंगे, या फिर इससे बचने का तरीका क्या है अगर नहीं हुआ है तो कह रहा है बच्चों को तरह तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं। आपको क्लास 12th में ये सब पढ़ाया जाएगा, मम्स फिर से पढ़ाया जाएगा। एक बड़ा फेमस वैक्सीन है, नाम है उसका MMR वैक्सीन। ये वैक्सीन लेते ही आपको 3 बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। द फर्स्ट वन इज मम्प्स, जो आप अभी अभी पढ़े हैं। आगे अगला एम का मतलब होता है मीजल्स, जो आगे आप पढ़ेंगे। और आखिरी एम का मतलब होता है रूबेला। ये सब क्लास 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये आपको 3 बीमारियों से बचाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, MMR का टीका लीजिए। अच्छा, एक बात समझिएगा, कह रहा है सर एक आप कुछ बताओ और सर, थोड़ा बहुत और। मेढक के पास कोई सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है, फ्रॉग हैज नो सलाइवरी ग्लैंड, बस जान लीजिए। कह रहा है BHU ने एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? देखो, आपके पास 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड हैं, लेकिन कई ऐसे मैमल्स हैं, कई ऐसे मैमल्स हैं जिनमें 4 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 तो यही रहते हैं, चौथा एक अलग होता है। आपके ये आई ऑर्बिट, इसके जस्ट नीचे एक चौथा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, उसके बारे में समझाते हैं। बहुत सारे मैमल्स में 3 नहीं, 4 टाइप के पाए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ध्यान दीजिएगा, आप में भी ये डिस्कवर हो गया है पिछले साल। पिछले साल ये चौथा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड आप में भी डिस्कवर हो गया है, लेकिन क्योंकि जब तक आपकी किताब में नहीं आएगा तब तक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा भी होता है, तीनों ऊपर वाले, तीसरा भी होता है, और चौथा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन है? तो उसका नाम है इन्फ्रा ऑर्बिटल। एक मिनट, हाँ जी मैम। एक्सेल ब्लैंक है मैम, इसमें फिर से प्रॉब्लम हो गया है MS टीम में। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो चौथा जो पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है उसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपके आई ऑर्बिट के नीचे होता है, आई बी बिलो आई ऑर्बिट। हालांकि ह्यूमंस में भी डिस्कवर हो गया है 4th पेयर, लेकिन जब तक किताबों में नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेनी मैमल में कौन सा मैमल? तो कुत्ते में चौथा जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है। थोड़ा और सलाइवरी ग्लैंड पे बात करेंगे, जरा अटेंडेंस भेज लेने दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ लफड़ा होता है अटेंडेंस का, उसको ठीक करना पड़ता है। ये जो भेजे हैं वो ब्लैंक गया है, रुकिए हमको देखने दीजिए क्या चक्कर है इसका।
क्यों नहीं गया है हमको देख लेने दो, अगर डाउनलोड हो जाएगा तो हम करते हैं फिर से। बड़ा लफड़ा है। ये देखो क्वेश्चन करता है। हो ही गया, बस 1 मिनट, जरा फिर से मेरे को अटेंडेंस भेज देनी चाहिए, वरना ये लफड़ा चलेगा। पाँच मिनट तो अटेंडेंस भेजने में ही चला जाता है। चलिए, सर हाँ बताइए। सर अपने वायरस का नाम पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस लिख देते हैं अच्छे से, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहे सर सलाइवा के बारे में थोड़ा सा और बताइए। आप जानते हैं एक बात, आपके माउथ में डेली 1 से 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। सलाइवा की कॉम्पोजिशन आगे आगे पढ़ाएंगे डेली, आगे डाइजेशन से जस्ट पहले पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। डेली 1 से लेके 1.5 लीटर निकलता है, ठीक है। कह रहा सर पीएच कितनी होती है, तो 3 ही पीएच याद रखने हैं। माउथ में 6.8, स्टमक में 1.8, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.8, आपके यहाँ पे 6.8 होता है। कह रहा है ठीक है। अच्छा ये बताओ, सलाइवा की सिक्रीशन ऐसा है क्या कि तुम्हारा भी मन किया अरे भाई थोड़ा सा सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा दो, बढ़ा देता है क्या, ऐसा होता है क्या, या घटा देने के लिए कहते हो तो घट जाता है, या ऑटोमेटिक No, होता है? sir. No, sir. ऑटोमेटिक। Auto. मतलब सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है कंट्रोल्ड बाई एएनएस। एएनएस बोले तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा वाला जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कह रहा है बताइए सर क्या बताना चाहते हैं, तो देखो अब ऑटोनोमिकली कंट्रोल होता है तो कभी सिक्रीशन बढ़ जाता होगा, जैसे नींबू देखते हो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है, कभी खाना नहीं पसंद हो तो पानी गायब हो जाता है। आखिर ये बढ़ता कब है, बढ़ता कब होगा तो उसके ऑपोजिट टाइम में घटता होगा, ये बात हम लोग समझ जाएंगे, समझाते हैं। देखिए आपने एक बहुत फेमस एड देखा होगा, एड देखा होगा आपने कि माउंटेन ड्यू का, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, देखे ऐड? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस। अब सुनिए, Yes, वो sir. एड बनाने के पीछे की साइंस ये है कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, इसका मतलब है डर लगने पे गला सूखता है। डर मतलब फियर, फियर होने पे गला सूखता है, इसका मतलब सलाइवा का सिक्रीशन घटता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, सुनते रहिए, वर्क्स ड्यूरिंग या एक्टिवेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। इमरजेंसी का मतलब होता है 3F सिचुएशन। अच्छा ये 3F सिचुएशन का मतलब क्या होता है तो बड़े ध्यान से समझिए। 3F सिचुएशन का मतलब होता है चाहे आप किसी से लड़ रहे हो, चाहे आपको डर लगा हुआ हो, या आपको किसी ने हवा में फेंक दिया हो, फाइट फियर फ्लाइट, उस टाइम में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है तो ध्यान दीजिएगा,
फोरेस क्या प्रोवाइड करता है? फोरेस। कहिएगा सर Forest. फोरेस क्या है? फोरेस है, बड़े ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्टेमिना, स्किल, स्किल। अब यहां देखिएगा, स्टेमिना पहले लिख दीजिए, स्टेमिना, स्किल लिख दीजिए, और फिर लिख दीजिए स्ट्रेंथ। कह रहा है ठीक है सर, ये आप बताना क्या चाहते हो सर समझ में नहीं है। देखो, तुम्हारी बॉडी का बहुत सारा नर्वस सिस्टम खुद ब खुद काम करता है, उसमें सिंपैथेटिक आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। इनके बारे में डिटेल आपको क्लास 11th में नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे। अभी जानिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। कैसे सिचुएशन हो इमरजेंसी के? तो 3 है, फाइट, फियर, फ्लाइट। अब जैसे फियर को समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप घर में हैं, बाहर रोड पे गए, रोड पे गए, तब तक आपने देखा कि रोड पे एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो भी मोटा ताजा कुत्ता बैठा हुआ है जो आप ही को घूर रहा है। अब आप डर गए कुत्ते को देखते, डरे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया, ऊपर से कुत्ता आपकी तरफ आने लगा, तो आप भागना शुरू किए, मतलब आपने दिखाया अपना स्पीड। और वो भी धीरे धीरे नहीं भाग रहे हैं, ऐसे घर वाले भगा रहे होंगे तो नहीं भाग रहे होंगे, लेकिन कुत्ता दौड़ा दे तो इंसान उसैन बोल्ट बन जाता है, एकदम स्टेमिना के साथ आप भाग रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए घर से ऐसे गुस्सा के निकले थे खाली पेट, फिर भी आप भागिएगा क्योंकि आपके पास गुजारा नहीं है, आप ताकतवर होके भागिएगा। कह रहे ठीक है सर, मान लीजिए गली खत्म हो गया है, रास्ता है ही नहीं, सामने दीवाल है, जिंदगी में दीवाल पे नहीं चढ़े थे, 6 फीट 7 फीट 8 फीट का दीवाल था, कूद जाइएगा दीवाल, मतलब आपके अंदर स्किल भी देखने को मिल जाता है। अगर दीवार नहीं कूद पा रहे हैं तो कुत्ता छोड़िए, शेर या बाघ होगा फिर भी लड़िएगा, मतलब स्ट्रेंथ भी दिखाइएगा, वरना कुत्ता आपका लेग पीस उतार लेगा। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका गला सूखता है, डर लगने पे गला सूखता है, मैं कह ही रहा हूं। तो इसका मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है सलाइवरी सिक्रीशन को, इसीलिए वो ऐड बना कि डर तो सबको लगेगा, और डर लगना मतलब इमरजेंसी कंडीशन, और इमरजेंसी में सलाइवा घटता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है सलाइवरी सिक्रीशन को। जब आप ऐसे बैठे हुए हैं अभी, तो दोनों बैलेंस्ड काम करते हैं, तो आपका आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन नॉर्मल है, कोई एक एक्टिवेट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपके घर में चोर घुसाया, डाकू घुसाया, कुत्ते को देखे गला सूखने लगा, तो ये तो सलाइवा का हुआ। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दूसरे ऑर्गन्स पे भी काम करता है। जैसे जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, एकदम जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, तो ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। पढ़ाएंगे आगे। आप पसीने से तरबतर हो जाते हो तो स्वेटिंग को बढ़ा देता है। ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम है, जो जो चीज तुम्हारे इमरजेंसी में होता है तुम्हारी बॉडी में, दैट्स ऑल द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये थी कहानी आपके सलाइवा के सिक्रीशन की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं। चाय पी लिए हैं, रहने दीजिए, हम वहां थोड़ी देर में आते हैं तो पी लेंगे, अभी जस्ट पिला दिए हैं ये, वहां आते हैं ना तो पी लेंगे। मेरा चाय रखे रहिएगा, ये कप दे दीजिएगा उनको। इधर देखिए, आगे हम लोग अगला ऑर्गन पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड ऑर्गन इज, द सेकेंड एसोसिएटेड ग्लैंड इज लिवर। चला जाए ना लिवर पे। कहिएगा सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्यों नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, चिंता नहीं कीजिए। डाइजेशन जब Sir, स्लो कर, हाँ हाँ बताइए। जैसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की इसकी आपने बताई सिचुएशन, तो वैसे पैरासिम्पैथिक की नहीं है? पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, इमरजेंसी छोड़ के किसी भी कंडीशन में। इमरजेंसी छोड़ के आप नॉर्मल में ही होगे ना, समझ रही हैं बात को? यस सर। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में दोनों काम करते हैं और बॉडी को बैलेंस्ड रखते हैं। अगर कोई एक ज्यादा काम कर गया तो सिक्रीशन जो है, जैसे इमरजेंसी में आप चलेगा तो सिंपैथेटिक ज्यादा काम करता है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो गला सूखने लगता है। देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिवर। ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है।
दूसरी खासियत ये है लीवर की कि लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होने के साथ साथ लीवर अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, थोड़ा बहुत छोड़िए ज़्यादा भी डैमेज होता है, तो भी इस पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन देखने को मिलता है, हैव हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। कह रहा है चलो सर आगे बताओ, आगे क्या बताना चाहते हो। अगर पोजीशन देखोगे लीवर की, अगर लीवर की मैं पोजीशन बताऊं, तो पोजीशन बताना क्या है, फिगर ही बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक, ये आप है, आपका ये वाला ऐसे ऐसे क्या है, देखिए, सुनिए, चलो पोजीशन थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारी बॉडी है, मान लो ये तुम्हारी बॉडी, ये जो चेस्ट वाला रीजन है जिसमें तुम्हारे रिब्स हैं, वो है तुम्हारा थॉरेक्स। दिस इज योर थॉरेक्स। नीचे वाला जो रीजन है वो कहलाता है, जो पेट वाला हिस्सा है, जो पेट वाला हिस्सा है वो कहलाता है एब्डोमेन। पेट वाला हिस्सा एब्डोमेन। कह रहा है ठीक है समझ गए। तुम्हारे थॉरेक्स और एब्डोमेन को एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सेपरेट करता है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक, डायाफ्राम है। कह रहा है समझ गए सर, आगे बताइए। कह रहा है सर, और ये आपकी बॉडी का इधर अगर देखिएगा तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, क्लियर। कह रहा है सर इधर देखो सर, ये आपका एलिमेंट्री कनाल शुरू हुआ बीचों बीच, जैसे मान लीजिए ये ओएसोफेगस है, ऐसे ओएसोफेगस नीचे उतरता है, नीचे उतरता है, और आपके डायाफ्राम में एक छेद रहता है, उसी छेद से ओएसोफेगस नीचे चला जाता है आपके एब्डोमेन में। जैसे ही आपके एब्डोमेन में जाता है, यहाँ पे स्टमक बनता है, और इस तरह से आपकी एलिमेंट्री कनाल का पार्ट शुरू हो जाता है। इस छेद को जहां से आपका ओएसोफेगस एब्डोमेन में उतरता है, हम लोग कहते हैं हाइटस। हाइटस का मतलब होता है ओपनिंग है, ठीक। कह रहा है ठीक है सर समझ गए। लीवर कहाँ है, लीवर बताते बताते पता नहीं क्या बताने लगे। कह रहा है लीवर, चिंता नहीं कीजिए, राइट में आपका ये जो गुंबद बना हुआ है इसका, यहीं पे इसी गुंबद में फिट रहता है आपका लीवर। तो क्या लिखोगे पोजीशन, जस्ट बिलो, जस्ट बिलो किसके नीचे है, डायाफ्राम, डायाफ्राम, जस्ट बिलो डायाफ्राम, इन एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी में नहीं है ना, एब्डोमिनल कैविटी में है, इन एब्डोमिनल कैविटी, टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, राइट राइट टुवर्ड्स राइट, हो गया। कह रहा है सर वजन बता दो, वजन वजन वजन, इधर आइए, लिवर के वजन पे आते हैं। अगर मैं वेट की बात करूं तो करीब करीब 1.5 kg होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब आते हैं लिवर पे, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं, फर्दर डिटेल देखते हैं। कह रहे सर लीवर में ना 2 लोब्स होते हैं, बताते हैं 2 लोब कैसे होते हैं। 2 लोब कौन कौन से होते हैं, 2 लोब्स। मेन लोब 2 ही होते हैं। अगर मैं दोनों लोब की बात करूं तो एक होता है राइट लोब, फिगर भी दिखाते हैं, चिंता नहीं कीजिए, और एक होता है लेफ्ट लोब। कह रहा है राइट लोब सर बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, फिगर ही बना लीजिए, सबसे बढ़िया है। कह रहा देखिए, ये आपका लिवर ऐसे, ठीक, और ये आपका ऐसे लेफ्ट लोब। तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। दोनों लोब्स के बीच में कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो दोनों लोब्स को सेपरेट करने के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों लोब्स को सेपरेट करता है एक लीगामेंट। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ऐसे ये 2 लोब्स हैं, दोनों लोब्स हैं, और दोनों लोब्स को सेपरेट करता है, ये कौन है, ये ग्रीन वाला, फैल्सी फॉर्म लीगामेंट। तो ये दोनों के दोनों लोब्स जो हैं सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड बाई फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, 2 लोब होते हैं और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से सेपरेटेड होते हैं, बताइए। यस अच्छा एक बात समझिए, आपका जो राइट लोब आपको दिखाई दे रहा है, इस राइट लोब के जस्ट पीछे, आपको राइट लोब नजर आ रहा है, थोड़ा सा फिगर बड़ा करते हैं, राइट लोब के जस्ट पीछे बड़े ध्यान से समझिएगा, एक पियर शेप्ड ग्लैंड पाया जाता है पीछे की तरफ। इस पियर शेप्ड ग्लैंड को ही हम लोग कहते हैं
गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर ये राइट लोब के पीछे होता है। पीछे होने की वजह से इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। होल्ड ऑन, एक काम करते हैं, इसको हम बना ही देते हैं, बना देंगे तो ज्यादा बढ़िया आप समझ में आ जाएगा। वर्चुअल लाइन से दिखाएंगे ऐसे, ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि हमने कहा क्या कह रहे हैं, पीछे है, और सिर्फ नीचे से इसका एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है। नीचे से, नीचे से, सामने से देखोगे लिवर इधर राइट में है तो बस छोटा सा हिस्सा गॉल ब्लैडर का दिखाई देगा, बाकी हिस्सा पीछे होता है। उसके लिए पीछे से जाके देखना पड़ेगा। क्लियर? यस यस सर। सर। चलो और डिटेल पढ़ कह रहे हैं सर और डिटेल पढ़ाते हैं। रुको थोड़ा सा, आप लोग तब तक इसको देखो, लगातार पढ़ा रहे हैं, एक बार देखो इसको फिर आगे चलते हैं। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। दो मिनट रुक जाओ, पढ़ाते हैं आगे। सर हम्म सर लीवर हमारा राइट साइड में है तो उसमें लंग का कोई डिफरेंस होगा साइज में? लंग तो थोरेसिक कैविटी में है ना। नहीं सर, वो लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा कि वो छोटा होगी वो बड़ा होगा, वैसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कह तो रहे हैं तुम्हारा कि लंग तुम्हारा थोरेसिक कैविटी में है, लिवर तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी में, दोनों की कैविटीज अलग है। वो आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा हार्ट की वजह से। लीवर की वजह से भी पढ़ा है कि कोई साइज छोटा बड़ा होता है, या हार्ट की वजह से पढ़ा है? बताइए सर लीवर की वजह से पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था, बताइए। सर कि वो थोड़ा सा ऊपर को ही तो होता, तो राइट वाला लंग हमारा थोड़ा सा छोटा होता लेफ्ट वाले से, वो ज़्यादा लीवर की नीचे वजह से आता। पढ़ा था। इधर देखो, आपका लंग जो है डायफ्राम के ऊपर होगा, वो समझ रहे हो बात को? पहली बात तो ये समझो, ये डायफ्राम है, यहाँ तुम्हारा दोनों लंग होगा, तो दोनों डायफ्राम के तो पहले ऊपर होंगे, तुम्हारा लीवर डायफ्राम के नीचे है। समझ रहे हो बात को? अब ये जो लीवर का कोनिकल प्रोजेक्शन है ना, अब ये कोनिकल प्रोजेक्शन है, अब ये एनाटॉमी है, बताने के लिए बहुत कुछ लोग बता देते हैं, अब मेरे को भी क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा, हो सकता है अब उसकी वजह से छोटा होता हो, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है? आपने अगर पढ़ा है, किसी ने अगर यहाँ आकाश में किसी ने पढ़ा है तो सही ही पढ़ाया होगा। आकाश में पढ़ा है? यस सर। किसने पढ़ाया था? सर प्रितपाल मैम ने। ठीक है, उन्होंने पढ़ाया होगा तो अपने हिसाब से एनाटॉमी ही पढ़ाई होगी, अब मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, एनाटॉमी पे बहुत ज़्यादा हर कोई अपने हिसाब से एनाटॉमी पढ़ाता है, हो सकता है उन्होंने वो कहीं देखा होगा तो पढ़ाया होगा। ठीक है सर बोलो। सर लीवर अब डायफ्रागम के ऊपर होता है या जो डायफ्रागम के बीच में होल है नीचे। उसके बीच में फिट? मैं कह तो रहा हूँ ये जो डोम शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके सर। जो गुंबद जैसा है, देख ही तो रहे हो। चलो, एनाटॉमी को लेके परेशान नहीं हो, एनाटॉमी मैंने कई बार कहा है आपके सिलेबस में नहीं होता है, एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, काम कैसे करता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। बड़े ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए, आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लिवर है, ठीक, ये आपका लिवर है, सपोज कीजिए ये आपका लिवर है, लिवर दिख रहा है। कह रहे हैं सर एक बात जानते हैं, लिवर को पार्शियली एक इपिथीलियम कवर करता है, और वो इपिथीलियम जो है कहलाता है विसरल पेरिटोनियम। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक पेरिटोनियम पाया जाता है जिसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम, इसको पूरी तरह से नहीं, देखिए मैंने एक जगह पे छोड़ दिया है, पार्शियल कवरिंग, पार्शियली कवर करता है। इसी के जस्ट नीचे, बिलो, इसके जस्ट नीचे, बिलो इट अ सीथ ऑफ जस्ट इसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ पाई जाती है लिवर में। अ सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू के सीथ को हम लोग कहते हैं ग्लाइसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं बोलिए तो? ग्लाइसिन कैप्सूल।
ठीक, ग्लाइसेंस कैप्सूल कहते हैं। कह रहा है ग्लाइसेंस कैप्सूल की बात ये है कि ये हर मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब हर मैमल के लिवर पे होगा ही। तो पहली बात तो ये कि ये कैरेक्टर, जैसे आपने पढ़ा है कि मैमलियन बोन में हैबर्सियन कनाल पाया जाता है ना, यस तो सर। हर मैमल Yes, के sir. बोन में पाया Yes, जाएगा। sir. उसी तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमलियन लिवर है, मैमलियन लिवर है। दूसरी बात अगर बताएं, अगर ग्लाइसेंस कैप्सूल के बारे में आपको दूसरा पॉइंट बताएं, तो दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि एम्स ने एक सवाल पूछा, वो सवाल पे आते हैं फिलहाल। अच्छा, ये जो ग्लाइसेंस कैप्सूल है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट करके कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ हेक्सागोनल इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है अंदर की तरफ ये इनवेजिनेट करके। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नंबर में 1-2 नहीं होते हैं, 10-20 नहीं होते हैं, कम से कम कितने होते हैं तो 1 लाख होते हैं। इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग हिपैटिक लॉब्यूल। हिपैटिक लॉब्यूल कितने होते हैं? मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख होते हैं। ध्यान रखिएगा ये हिपैटिक लॉब्यूल कैसे शेप का होता है, तो हेक्सा, अभी जो समझा रहे हैं समझते चलिएगा, हेक्सागोनल शेप का होता है। देखो तुम्हारा लिवर, वो तो थी हो गई थी हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में, एपिथेलियम है, एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। लिवर के अंदर हिपैटिक लॉब्यूल है। हिपैटिक लॉब्यूल इसका स्ट्रक्चर भी बनाता है और काम भी करता है। ये इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इज स्ट्रक्चरल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। यही लिवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कह रहा है एक काम करो ना सर, एक इस हेपेटिक लॉब्यूल का थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। देखो बहुत डिटेल भी हम पढ़ाते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपको जानना चाहिए वो थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। जैसे मान लो एक हिपैटिक लॉब्यूल को तुम बाहर निकाल के देख रहे हो, जैसे मान लो एक हिपैटिक लॉब्यूल को तुमने बाहर निकाल के देखा। अब एक हिपैटिक लॉब्यूल की जब अंदर जाओगे ना, बड़े ध्यान से समझना, दो ही चीज इसमें जानना है तुमको। फिर इस हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं इस हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर। इस हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर ये येलो वाला क्या है बोलो तो, येलो वाला क्या है बोलो तो, हिपैटिक लॉब्यूल। और उसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, वो भी पॉलीगोनल शेप के होते हैं। मैंने स्क्वायर दिखाया है, रेक्टेंगल दिखाया है, लेकिन शेप पॉलीगोनल होता है। उसको हम लोग कहते हैं हिपैटोसाइट्स। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये है हिपैटिक, बस आपके काम की बात बता रहे हैं, डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। और उसमें होते हैं हिपैटोसाइट्स। पूछिएगा हिपैटोसाइट्स क्या करता है, तो हिपैटोसाइट्स आपके लिए बनाता है प्रोड्यूस बाइल। क्या बनाता है बोलिए तो? बाइल। एक दूसरे सेल्स भी होते हैं, एक दूसरे सेल्स भी होते हैं, और उन सेल्स का नाम है कफर सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाते टाइम में बताए होंगे। कफर सेल फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर। ये खाने पीने वाले सेल होते हैं। तो आपके हिपैटिक लॉब्यूल के अंदर दो तरह के सेल कौन कौन होते हैं, समझ में आया? बोलिए तो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इधर आते हैं। एम्स ने एक क्वेश्चन पूछा। देखो एम्स का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा इंटेलिजेंसी वाला होता था। इंटेलिजेंसी वाला क्या मतलब, आप स्मार्टली डील करोगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि ग्लाइसेंस सीरोसिस, बड़े ध्यान से समझिएगा, ग्लाइसेंस सीरोसिस इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, पहला था लिवर, दूसरा था लंग, तीसरा था पैंक्रियाज, चौथा था मान लीजिए स्प्लीन। बताइए किससे जुड़ा हुआ होगा? लिवर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये ग्लाइसन सिरोसिस क्या होता है, फिर भी आप टिक कीजिएगा लिवर ही, सही भी है। देखो होता क्या है कि जैसे लिवर में ये ग्लाइसेंस कैप्सूल है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आपको मैंने पढ़ाया है कि 3 चीजों से बनता है, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। इसमें भी फाइबर्स होते हैं।
जैसे मान लो तुम शराबी हो, खूब शराब पीते हो, खूब शराब पीते हो, तो लीवर डैमेज होने लगता है, लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, हिपैटोसाइट्स डैमेज होने लगते हैं। अगर तुम्हारे लिवर में सेल्स डैमेज होंगे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या शराब पीने की वजह से, एक्सेस इनटेक की वजह से, तो उन सेल्स के खाली होने से खाली जगह बनेगा, खाली जगह बनेगा तो उसको भरने के लिए ग्लाइसंस कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू है वहां फाइबर बढ़ा देगा, और फाइबर बढ़ा देगा क्योंकि सेल कम हुए हैं, तो फाइबर बढ़ने की वजह से लिवर सख्त हो जाता है स्पॉन्जी की जगह पे, और सख्त हो जाता है तो धीरे धीरे बाइल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि सेल्स नहीं है, प्लस फाइबर बन गया, सख्त हो गया, बाइल का प्रोडक्शन भी रुक गया। ये एक तरह की बीमारी है, इसको ग्लाइसेंस सिरोसिस कहते हैं। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हैं। यस सर। ज्यादा डिटेल Yes, sir. अल्कोहल एडिक्शन क्लास 12th में मैं पढ़ाऊंगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में अल्कोहल एडिक्शन में पढ़ाया जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। ठीक है। ये लीवर की हिस्टोलॉजी थी। एक बार ठंडे दिमाग से इसको देखिए, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आपको ना फंक्शन पढ़ना होता है, फंक्शन क्या है लीवर का वो समझाते हैं। एक बार इसको देखिए, अच्छा ये पेज खत्म हो गया है ना, चले अगले पेज पे। देख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आपसे इतने ही क्वेश्चन जो जो यहाँ नजर आ रहा है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। देखिए ये टॉपिक आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से पहले आप जानिए कि इस पे नीट 2019 क्वेश्चन पूछा, जो पूछा वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन है कि हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई एंड ड्रेनेज फ्रॉम लीवर। अब बहुत आराम से बड़े ठंडे दिमाग से आप मेरी बात को सुनिए। पहले तो सोचिए कि लीवर करता क्या है, तो बताते हैं आपको, यहीं से सारा कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एलिमेंट्री कनाल है, दिस इज योर जीआईटी, ये आपका स्टमक है, ठीक, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। कह रहा है सर आप तो एक बात जानते हो कि जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल में, हमारे जीआईटी में, दिस इज योर जीआईटी। कह रहा है ठीक है सर, डाइजेस्ट हो गया खाना। अब खाना जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करके खाने को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? ब्लड में ही ना एब्जॉर्ब किया जाता है, बोलिए तो। यस सर। यस सर। आपके पूरे जीआईटी में, आपके पूरे जीआईटी में यहाँ आसपास, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ आसपास ब्लड के कैपिलरीज पाए जाते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी आपके एलिमेंट्री कनाल से फूड को एब्जॉर्ब करता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा अब इस ब्लड में आपको मिला क्या है? तो एब्जॉर्ब्ड फूड इसी में है। जैसे मान लीजिए आपने आलू खाया था तो वो ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज इस ब्लड में होगा। मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया होगा तो डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड बना होगा, वो अमाइनो एसिड इसमें होगा। मान लीजिए आप गाजर खाए हैं, गाजर खाए हैं तो गाजर में एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, वो भी इसी ब्लड में होगा। कह रहा है अब ये ब्लड कहाँ जाएगा सर? ये जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरी, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा? कह रहा है सुनो, जैसे मान लो तुमने क्या किया है, चीनी का सिरप पी लिया है, गए हो बाजार से रसगुल्ला का चाशनी लिए हो, एक ग्लास पी लिए हो, अब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा,
अब इस ब्लड को या तो बॉडी को भेज दिया जाए, ज्यादा ही वाला ग्लूकोज। कह रहा है सर उतना ग्लूकोज हमारा ब्लड है होल्ड नहीं कर सकता है। तो अब ये कौन देखेगा कि तुम्हारे ब्लड में कौन सा चीज कितना रहना चाहिए? कोई तो होगा, रेगुलेशन तो होगा ना, एक फैक्ट्री से सामान कितना निकलेगा इस चीज का रेगुलेशन तो होगा। कह रहा है अब खाना तो हम लोग कुछ भी खा ले रहे हैं, कितना भी खा ले रहे हैं, लेकिन इसको चेक कहाँ किया जाएगा? कह रहा है सर आप जानिए एक बात, ये ब्लड सबसे पहले चुपचाप चला जाता है सर हमारे लीवर के पास। बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए बड़ा सा लीवर बना देते हैं, ये जो ब्लड है ना सर, एब्जॉर्ब्ड फूड लेके ये ब्लड चला जाता है सर लीवर के पास। अच्छा सर, लीवर के पास जाता है तो फिर से जाके ये कैपिलरीज में टूट जाता है, ब्लड के फाइन कैपिलरीज में टूट जाता है। ये रहा ब्लड का कैपिलरी, और पूरे लीवर में ये ब्लड फैल जाता है। मान लो तुम गंदे हाथ से खाना खाए थे तो तुम्हारे खाने में बैक्टीरिया था, पैथोजन था, वो भी एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। अब ये ब्लड तो लीवर में चला गया, अब लीवर में है कौन? कफर सेल, उस पैथोजन को खा जाएगा। मान लो तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा था, तुरंत लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाए हैं। मान लो तुम गाजर खाए हो, गाजर, अब गाजर खाते हो तो एक पिगमेंट मिलता है कैरोटीन, लेकिन तुमको तो चाहिए विटामिन ए, तो वो कैरोटीन भी आया आया तो लीवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। मान लो तुम्हारे ब्लड में फैट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, ज्यादा चर्बी है तो लीवर उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। और यहां से जब ब्लड निकलता है तो पूरा ब्लड चेक हो जाता है, जिसकी जितनी जरूरत होती है लीवर उसको सेट कर देता है उतने पे, जो एक्स्ट्रा होता है अपने हिसाब से लीवर उसको चेंज करता है। इसका मतलब लीवर तुम्हारी बॉडी का फूड का अब चेक पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? बोलो तो। यस सर। अच्छा, कह रहा है सर ये जो ब्लड कैपिलरी से शुरू हुआ और ब्लड कैपिलरी पे खत्म हुआ, इसका एक खास नाम है सर, जानते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर हिपैटिक पोर्टल वेन। सर ये शुरू हुआ है हिपैटिक पोर्टल वेन, बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट यहां से हुआ है, एंड आपके लीवर पे हुआ है। जहां एंड हुआ है उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ता है ऑन इट्स बेसिस। जहां खत्म होता है तो खत्म लीवर पे हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिपैटिक। आगे आपको पढ़ाएंगे पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा एक बात समझिएगा, नीट यही क्वेश्चन पूछा, नीट ने पूछा कि हिपैटिक पोर्टल वेन खत्म तो लीवर पे होता है, शुरू कहां से होता है? तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके जीआईटी में ओएसोफेगस भी आ जाता है, स्टमक भी आ जाता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब आ जाता है। लेकिन ऑप्शन में ना स्टमक अलग था, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग था। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? बोलिए तो। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर जीआईटी होगा तो जीआईटी टिक करना था, लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो जहां से सबसे ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब होता है, आप कहां से लिख सकते हो स्टार्ट? बोलो तो जीआईटी या फिर और स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हो, बोलो तो। यस सर। यस सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, समझ गए। कह रहा है बहुत सर, समझ में आ गया सर। अब एक बात समझिए, ये जो ब्लड आया है आप देखेंगे कि मैंने इस ब्लड को ब्लू कलर से दिखाया है जो लीवर में जा रहा है। आपका लीवर एक ऑर्गन है, उसमें तो ये सिर्फ इम्प्योर ब्लड गया, इम्प्योर ही ब्लड गया ना, बोलो तो इम्प्योर ब्लड गया कि नहीं गया? यस सर। यस सर। अच्छा, लिवर एक ऑर्गन है तो उसके सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यस देखो सर। ये तुम्हारा हार्ट है, बड़े ध्यान से समझो, ये जो आपको स्टमक के ऊपर बना रहे हैं वो हार्ट है। हार्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, बड़े ध्यान से समझिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलता है, नाम है उसका एरोटा। एरोटा की, माइक ऑफ कर लीजिए। एरोटा में, यहां ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑर्टा की एक ब्रांचिंग आपके लिवर में आती है, क्योंकि लिवर को अब तक सिर्फ इम्प्योर ब्लड मिला है और बिना ऑक्सीजन के तो ये जिंदा नहीं रह सकता है। ये कहलाता है, ऑर्टा की ये ब्रांचिंग कहलाती है हिपैटिक आर्टरी। क्या कहलाता है बोलिए तो? हिपैटिक आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हिपैटिक आर्टरी। कह रहा है सर अब तो दो ब्लड आ गया हमारे हमारे लिवर में,
दो तरह का ब्लड कौन कौन आया, तो सर आप खुद ही देखो ना, एक एब्जॉर्ब्ड फूड वाला ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको ये चेक कर लिया, एक आर्टरी आया जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेके अपना काम कर लिया। कह रहा है सर अब ये सारा ब्लड मिक्स कर जाएगा, जिसको चेक कर रहा है चेक कर लिया, जिसका ऑक्सीजन यूज करना है यूज कर लिया, और एट द लास्ट आपके लिवर से एक वेन बाहर निकलता है। इस वेन को हम लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, हिपैटिक वेन। और ये वेन बड़े ध्यान से समझिएगा जाता है इंफीरियर वेना केवा में, ये सब आगे आप पढ़िएगा, और इंफीरियर वेना केवा से अल्टीमेटली इसको डाल दिया जाता है आपके राइट आर्टरी में। आपने क्या देखा, लिवर में दो तरह की ब्लड इनपुट हुई है, सप्लाई हुई है, एक तो आपके जीआईटी से, एक आपके हार्ट से। जो जीआईटी से आया है उसका नाम हिपैटिक पोर्टल वेन, इम्प्योर है ये ब्लड, कैसा है, इम्प्योर है, लेकिन इसमें एब्जॉर्ब्ड फूड है। दूसरा ब्लड आया है आपके हार्ट से जिसमें ऑक्सीजन है। दोनों ब्लड यूज होने के बाद और चेक होने के बाद एक खास ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, एक वेन से बाहर निकलता है, उसका नाम है हिपैटिक वेन। वो इंफीरियर वेना केवा में डालता है, इंफीरियर वेना केवा हार्ट में जाके खुल जाता है। ब्लड सप्लाई और ड्रेनेज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए पढ़ाए हैं, नहीं तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ाते। ये लिवर का क्वेश्चन है आपके नीट में, आप देखोगे जाके मिल जाएगा, इस चैप्टर में नहीं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको पोर्टल वेन फिर से पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? नो सर। अब चलो अब और कुछ पढ़ाते हैं। अब तुम लोगों को और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। देख लो एक बार ठंडे दिमाग से, कुछ पूछना है पूछ लो, देख लो एक बार, क्योंकि अगला टॉपिक 15 मिनट का ही है। कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। नीट पे क्या क्वेश्चन आया था सर इसके रिलेटेड? क्वेश्चन आया था हिपैटिक पोर्टल वेन, देखिए जहां मैंने नीट लिखा है वहां देखिए, हिपैटिक पोर्टल वेन शुरू होता है, सॉरी हिपैटिक पोर्टल वेन खत्म तो, हिपैटिक लिख दिया है तो लिवर पे ही खत्म होता है। पोर्टल वेन की नाम कैसे रखा जाता है, जिस ऑर्गन पे खत्म होता है, तो खत्म तो लिवर पे होता है, शुरू कहां से होता है? ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्टमक था, लिवर था, और भी ऑप्शन थे, तो आप क्या टिक करते? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बबलू? यस सर। चलो आगे पढ़ाते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा करेक्ट ये होता कि एब्जॉर्प्शन तो पूरे एलिमेंट्री कनाल में होता है, जैसे स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, आप पढ़ोगे, शराब पीते हो तो उसका अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही होता है, हर जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। तो करेक्ट आंसर तो जीआईटी होना चाहिए, लेकिन अगर करेक्ट नहीं दिया है तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप चुनोगे। समझ रहे हो बात को? सर यस सर। यस नहीं चुन के आओगे तो बैठ के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ोगे कि भाई हमारा एक क्वेश्चन का बोनस मिलना चाहिए, पता चला कि नंबर आया है 300, सरकार बोनस दे भी दिया तो 304 नंबर पे ही पहुंचे हो। तो इन माथा पिच्ची से अलग एक दुनिया होती है, वो दुनिया होती है चुपचाप पढ़ के क्वालिफाई कर जाने की दुनिया। उस दुनिया को इस बात से लेना देना नहीं है कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है जो सबसे सही होना चाहिए उसको टिक कर दीजिए, बाकी लोग बैठे हुए हैं ये केस करने के लिए, माथा पिच्ची करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? यस अब सर। जैसे Yes. देखे हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे बच्चों को ना बड़ा तामझाम है, जैसे लिखा हुआ था कि जैसे नीट का पेपर जो 2021 का हुआ, उसमें होता क्या है ना कि क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ वन्नड़ सब में आता है। तो ऐसे तमिलनाडु का पेपर हुआ था 2019 में, हुआ क्या कि नीट का पेपर हुआ, कुछ क्वेश्चन उसका तमिल वर्जन जो कन्वर्ट हुआ उसमें उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया, ट्रांसलेशन गलत हो गया तो वहां पे सब केस कर दिया, सब केस किया, सब तो दोबारा एग्जाम हुआ। तो नीट 2019 के बाद एनटीए कहा कि अब से अगर ट्रांसलेशन में गलती होगी भी तो फाइनल ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला माना जाएगा, मतलब क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ही ओरिजिनल है, बाकी आपके ट्रांसलेशन में एरर है तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम इंग्लिश वाले को मान के क्वेश्चन देखेंगे। इस बार कोई फिजिक्स का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत था, हिंदी ट्रांसलेशन गलत था, अब रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग शुरू हो गया। आज कोई केस, कल कोई पिटीशन डाला है गधा सब कि सर इस बार फिर से रिजल्ट जारी कीजिए, नया रिजल्ट, 4 नंबर घटा के या बोनस मार्किंग देके जारी कीजिए। बताओ, यही मतलब एक तो पेपर इतना लेट से होता है
ऊपर से नखड़ा इन लोगों का अलग है। तो एनटीए सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि भाई बच्चा सब इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ता है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फाइनल जो क्वेश्चन माना जाएगा वो इंग्लिश वर्जन माना जाएगा, भले अगर एरर भी है तो भी आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश वाला ही फाइनल होगा। इन सब तामझामों से बचिए, फालतू का नौटंकी करता है सब। रिजल्ट में 2 बच्चा के रिजल्ट के लिए लेट कर दिया 1 हफ्ते। कोई बच्चा था उसका क्या एग्जाम छूट गया था शायद, या नहीं देने दिया था, उसके लिए फिर अल्कोहल पीने से लिवर खराब हो जाता है सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट में शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसी तरह से अल्कोहलिज्म, मैंने कहा ना अल्कोहल एडिक्शन में ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि जिसको आदत है सुबह शाम पी रहा है उसको दिक्कत है इस तरह की, ठीक है। चलिए अब आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाले हैं। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में अगले 15 मिनट में ये फिगर खत्म होगा। बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा लीवर है, बना ही देते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा लीवर है, मान लो ये राइट है, और ये छोटा वाला ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट लोब है, ठीक। कह रहा है सर आप ही तो पढ़ाए हैं कि लीवर में हमारे कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम लोग कह रहे थे सर हिपैटिक सेल। क्या कह रहे थे बोलो तो? हेपेटिक सेल्स। इधर भी वो हिपैटिक सेल है सर। आपने ही बताया है कि हिपैटिक सेल सर बनाते हैं बाइल। क्या बनाते हैं बोलो तो? बाइल। ये भी बनाएगा बाइल। ऐसे लाखों सेल्स हैं, ऐसे लाखों सेल दोनों लोब में है। कह रहा है सर एक बात जानते हैं सर, वो बाइल जो है ना एक ट्यूब में जाता है। जैसे ये सर हमारा राइट लोब है, तो राइट लोब का एक ट्यूब होता है, और इधर से लेफ्ट लोब से भी बाइल को इकट्ठा करता है एक ट्यूब। कह रहा है वाह बहुत बढ़िया सर, समझ गए सर, एक ही बात में समझ गए। कह रहा है सर एक बात जानिए सर, ये जो लेफ्ट लोब से निकला हुआ ट्यूब है इसको कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये जो राइट वाला निकला हुआ है सर इसको कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। कह रहा है ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है। और इन दोनों डक्ट में सर दोनों साइड का बाइल है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, जब ये ट्यूब आगे बढ़ा, तो दोनों ट्यूब मिल गया है सर। मिल गया है तो राइट और लेफ्ट मिल के कहलाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कोई तकलीफ कॉमन हिपैटिक डक्ट तक में? कह रहा है अच्छा सुनो, कह रहा है सर ऐसे गॉल ब्लैडर के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। गॉल ब्लैडर ना राइट लोब के पीछे होता है। अब एक तो 2D फिगर पढ़ना है, ऐसा तो 360 व्यू है नहीं कि पीछे ले जाके तुमको दिखा दे। तो एक्चुअली होता क्या है, जो चीज पीछे है उसको हम लोग नीचे बना के देखेंगे, मतलब यहाँ पे राइट लोब की नीचे बनाएंगे। देखो जस्ट राइट लोब की ये चीज पीछे होता है, लेकिन आपको हम बना के दिखाते हैं। राइट लोब के पीछे एक पियर शेप्ड ग्लैंड पाया जाता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक पियर शेप्ड ग्लैंड पाया जाता है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से देखिएगा। जानते हैं इस पियर शेप्ड ग्लैंड की खासियत क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए, आपको समझाते हैं, ध्यान देखिएगा। ये आपका बाइल जूस इधर आ रहा है, इधर बाइल जूस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये बाइल जूस चला जाता है आपके इस वाइट वाले स्ट्रक्चर में। इस वाइट वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, दिस वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। कह रहे सर क्यों जाता है, आखिर हमारा बाइल वहां जाता क्यों है? तो कह रहा है आपका बाइल वहां इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बाइल है वो बाइल अनकॉन्सेंट्रेटेड बाइल है। अनकॉन्सेंट्रेटेड बाइल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अनकॉन्सेंट्रेटेड बाइल है। लेकिन जब ये बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है तो इस बाइल में से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, साथ साथ आयंस को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। किसी भी चीज में से पानी अगर उड़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद स्टोर होता है, यहां पे उसका पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो बाइल कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है बाबू। और ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल बहुत ध्यान से समझिएगा, जब यहां से निकलता है
डायरेक्ट नहीं जाता है, यहां से निकलता है, और निकलता है तो जिस ट्यूब में ये बाइल जाता है, जिस ट्यूब में ये बाइल जाता है, ये येलो वाला ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें बाइल जूस आया है, पहली बार अच्छा बाइल जूस आया है, कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस आया है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं कॉमन, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉमन बाइल डक्ट। इस ट्यूब का एक दूसरा भी नाम है, बहुत फेमस नाम है, आपको समझा रहे हैं, इसी का नाम है डक्टस। डक्टस बोले तो डक्ट, और इसी को कहते हैं कोलेडोकस। कहिएगा सर ये डक्टस कोलेडोकस, क्योंकि कोल का नाम मतलब होता है बाइल, मतलब ऐसा ट्यूब जिसमें बाइल हो। समझ में आया बात? बोलिए तो। यस सर। अच्छा, यहाँ जो बाइल है वो कैसा बाइल है? बोलो तो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल है। यस सर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन समझ में आया? गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है और क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है। क्लियर? यस सर। यहाँ ये, अच्छा, ये जो गॉल ब्लैडर का ट्यूब है, ये जो व्हाइट कलर वाला आप ट्यूब देख रहे हैं, जिससे जिससे गॉल ब्लैडर में बाइल जा रहा है और निकल रहा है, इस ट्यूब का भी एक नाम है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, इधर आइए। अब कह रहा है कि सर ये तो हमारा लीवर इधर राइट में है, आइए इधर लेफ्ट में। लेफ्ट में आपका इधर एलिमेंट्री कनाल है, ये आपका एलिमेंट्री कनाल है, ये आपका स्टोमक है, और स्टोमक के बाद यहाँ पे आपका ये सी शेप्ड, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिस सी शेप्ड इज डिवोडेनम। कह रहा है सर एक बात जानते हैं क्या? बोलेंगे नहीं नहीं जानते हैं, क्या बताना चाह रहे हो? तो देखो, यहाँ पे आपके डिवोडेनम के पास एक खास तरह का फिर से ग्लैंड लगा होता है। ये जो ग्लैंड होता है, पत्ते जैसा ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को बड़े ध्यान से समझिएगा, अरे यार, इस पत्ते जैसे ग्लैंड को, इस पत्ते जैसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलिए तो। पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज का ये जो ब्लू कलर वाला ट्यूब है, इसको कहते हैं, जिसमें पैंक्रिएटिक जूस आता है, कहते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। इसमें क्या होता है? पैंक्रिएटिक जूस होता है। ठीक है, पैंक्रिएटिक जूस होता है। अब ये ना पैंक्रिएटिक जूस को लेके ऐसे आगे बढ़ रहा होता है, आगे ऐसे आगे बढ़ रहा होता है, तब तक इधर से तुम्हारा ये जो बाइल डक्ट है ये वहां चला जाता है। देखिएगा ध्यान से कैसे जाता है, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। ये जाता है वहां पे, आप चाहे तो इसके ऊपर से ओवरलैप कर सकते हैं। चलिए ओवरलैप को पीछे से दिखा देते हैं। ये जाता है और यहीं पे जाके ऐसे खुल जाता है। अब इधर से पैंक्रिएटिक डक्ट आ रहा था, अब तब तक इधर से तुम, चलो इसको मिला ही देते हैं वरना तुम लोग कंफ्यूज ही कर जाओगे। इधर से पैंक्रिएटिक जूस आ रहा था ब्लू कलर वाला, तब तक इधर से बाइल जूस भी आ गया। दोनों ट्यूब जब मिलता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों ट्यूब जब मिलता है तो अब बाइल जूस भी मिल गया, पैंक्रिएटिक जूस भी मिल गया, और वहां पे थोड़ा सा ये एरिया जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्यूब के मिलने से ये जगह थोड़ा सा फूल जाता है, फूल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इस स्वेल्ड पार्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका एक नाम है। नाम क्या है? इसमें लीवर का भी सिक्रीशन आया है, बाइल जूस का भी सिक्रीशन आया है, तो इसको हम लोग कहते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या कहते हैं? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा फूल गया है, तो कहीं पे भी बायोलॉजी में कोई ट्यूब जब फूलता है ना, तो उसको एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए तो। तो इसी का नाम है, इसी का नाम है हिपैटो, हिपैटो, बड़े ध्यान से समझिएगा, हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला। इसी का दूसरा नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला का मतलब होता है स्वेल्ड एरिया। क्लियर है ये बात? बोलिए तो। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा कहानी कॉम्प्लेक्स होगा। अब कहानी कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ध्यान से। इतने ट्यूब्स में सारा नाम ताम सब क्लियर हो गया आपको? कोई तकलीफ किसी को? नो सर। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को शिफ्ट करते हैं। कह रहा है सर, जैसे मान लीजिए कि बाइल जूस को सिक्रीट नहीं कराना है, मान लीजिए सर बाइल की जरूरत ही नहीं है आपके डिवोडेनम में, जबकि
ये जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है उसमें तो हिपैटो मतलब बाइल भी आ रहा है, पैंक्रिएटिक मतलब पैंक्रिएटिक जूस भी आ रहा है। कह रहा है ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा है आप जानो सर कि जैसे ये येलो वाला जो ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, इस येलो वाले ट्यूब में, येलो वाले ट्यूब का नाम है हिपैटो, ये येलो वाले ट्यूब का नाम है, क्या नाम है बोलो तो? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल कॉमन बाइल डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है एक स्पिंचर, और इस स्पिंचर का नाम है, बहुत फेमस नाम है, स्पिंचर ऑफ बॉयडन। ये किस ट्यूब को गाइड करता है बोलो तो? स्पिंचर ऑफ बॉयडन बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट को, ठीक है? या फिर क्या कह सकते हो, डक्टस कॉलेडोकस को। कोई तकलीफ? नो सर। कह रहा है सर एक बात जानो, कह रहा है एक दूसरा बात जानो सर, इधर देखो सर, मान लो सर पैंक्रिएटिक जूस नहीं निकलवाना है तो उसके लिए भी वहां स्पिंचर लगाना पड़ेगा। तो पैंक्रिएटिक डक्ट में, ये जो पैंक्रिएटिक डक्ट है इसमें भी एक स्पिंचर पाया जाता है, इसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ पैनक्रिएटस। कोई तकलीफ? नो सर। नो दोनों मिल गए हैं, वो फूला हुआ स्ट्रक्चर है जो डिवोडेनम में खुल रहा है, जिसको तुम एम्पुला भी कह रहे हो, जिसको तुम हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट भी कह रहे हो, बहुत फेमस, ऑलरेडी हिटेड है। तुम्हारे इस स्वॉलन पार्ट में, तुम्हारे इस एम्पुला में भी एक स्पिंचर पाया जाता है, और वो स्पिंचर इन दोनों के ज्वाइंट सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नाम है इसका स्पिंचर ऑफ ओडाई। स्पिंचर ऑफ ओडाई गाइड करता है, किसको गाइड करता है? किसको गाइड करता है? कोई तकलीफ? नो सर। एनसीईआरटी में ये फिगर है, ये डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? समझ में आई बात ये? यस सर। यस सर। अभी गॉल ब्लैडर और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी में है। यहाँ आज की क्लास तो इतनी ही रहेगी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, देख लीजिए, अगर कुछ आपको तकलीफ लगे तो पूछ लीजिए। अच्छा, अगर मैं कुछ सवाल पूछूं, जैसे अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट? तो कॉमन हिपैटिक डक्ट में जो बाइल होता है वो अनकॉन्सेंट्रेटेड, जबकि बाइल डक्ट में जो बाइल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड। कॉमन हिपैटिक डक्ट में जो बाइल होता है वो लीवर से निकला हुआ होता है, जबकि बाइल डक्ट में जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर से निकला हुआ होता है। समझ रहे हो बात को? यस सर। इस तरह के कुछ बेहतरीन सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल कहेगा कि अगर डिवोडेनम में बाइल जूस के सिक्रीशन को नहीं चाहते हो, बाइल जूस के सिक्रीशन को नहीं चाहते हो, तो किस स्पिंचर को बंद करना चाहोगे? स्पिंचर ऑफ बॉयडन को बंद करो, बॉयडन को। और अगर पैंक्रिएटिक जूस की सिक्रीशन नहीं चाहते हो तो? स्पिंचर ऑफ और अगर दोनों की सिक्रीशन नहीं चाहते हो तो? स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर विल्सन का डक्ट ऑफ विल्सन Thank you, अभी sir. मैंने पैंक्रियाज अलग से नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा पैंक्रियाज, समझ रहे हो? पैंक्रियाज पे जब आएंगे ना, अभी लीवर पढ़ा रहे हैं, पैंक्रियाज फिर से बनाएंगे आगे। सर सिस्टिक डक्ट है। क्या कह रही हैं? सिस्टिक डक्ट वो क्या करता है? सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का डक्ट है। देखिए इधर 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 फिगर में ही देख लीजिए, लिख देते हैं। सिस्टिक डक्ट किसका है? ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अंदर जाने के लिए एक ट्यूब होता है, और उसी ट्यूब का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। बस। तो डक्ट ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। समझ में आई बात? पैंक्रियाज जब पढ़ाएंगे तो स्टेनसन्स डक्ट, विर्संग डक्ट आपको पढ़ाएंगे, विर्संग पढ़ाएंगे, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी पढ़ाएंगे। अभी मैंने पैंक्रियाज नहीं पढ़ाया है, अभी तो इस फिगर को कंप्लीट किया है सिर्फ। अगली क्लास में का मीनिंग क्या? देखो, वो ओपनिंग है एम्पुला ऑफ वेटर, हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है? वहां जाके वो खुल रहा है, स्वोलन रीजन है एम्पुला का मतलब, स्वोलन रीजन। सर वेडनेसडे को डाउट क्लास हुई थी। वेडनेसडे को डाउट क्लास लगा देते हैं। कब लगाते बोले तुम लोग? जब बोलोगे तब लगा देंगे। किस दिन फ्री होते हो तुम लोग? का क्लास किस दिन नहीं होता है? वेडनेसडे को सर। अरे यार, तो वेडनेसडे तो हमारा ऑफ होता है, और तो बाकी दिन संडे मॉर्निंग को सर।
संडे मॉर्निंग में क्लास है ना? अच्छा मैं बता दूंगा, मैं ना आपके जो चैनल है ना व्हाट्सएप वाला, उसमें मैसेज करा दूंगा इस संडे को। अगर डाउट लगाएंगे तो लगा देंगे, डाउट लगा देंगे। एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे याद दिला देना, संडे को सुबह में डाउट्स क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत? ओके सर। बस व्हाट्सएप पे याद दिला दीजिएगा संडे को। कब? संडे को? हाँ, हम मैसेज भी करवा देंगे आप लोगों के ग्रुप में, आप चिंता नहीं कीजिए, और यहाँ पे भी मैसेज कर देंगे, टाइमिंग बता देंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। कोई डाउट और? पूछ लो अगर कुछ पूछना चाहते।